देखो, आप कह रहे हो कि नाभिक के द्रव्यमान ऊर्जा कराई थी आपको, हैं? चलो, नाभिक के विखंडन ऊर्जा। नाभिक के विखंडन ऊर्जा मतलब नाभिक को विखंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? नाभिक के विखंडन ऊर्जा कहते हैं, बेटा, है ना। एक एटॉमिक मास यूनिट ऑफ यूरेनियम, एक एमयू यूरेनियम को विखंडित करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई थी आपको? बताओ भाई। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपको प्राप्त हुई थी, है ना। अब हम लोग इससे आगे का सिस्टम देखेंगे बेटा, और इससे आगे हमें अपने पास नाभिक के विखंडन की आवश्यक शर्तें हैं बेटा। आप पॉइंट डालो, नाभिक के विखंडन की आवश्यक शर्तें। नाभिकीय विखंडन की आवश्यक शर्तें। कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर आप नाभिक का विखंडन कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे आवश्यक शर्त तो बेटा यह है कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है, मान लीजिए ये द्रव्यमान है आपके पास स्मॉल m, ये mc के बराबर होना चाहिए, क्रिटिकल मास वैल्यू के बराबर होना चाहिए। मतलब क्रांतिक द्रव्यमान से यदि कम द्रव्यमान है तो आपका नाभिक के विखंडन संभव नहीं होगा। दूसरे अपने पास उपलब्ध होने चाहिए न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उपलब्ध होने चाहिए, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उपलब्ध होने चाहिए। यदि तीव्रगामी न्यूट्रॉन अपने पास उपलब्ध नहीं है तो भी अपना नाभिक विखंडन नहीं होगा। तो एक काम करो, आप लोग लिखना शुरू कर दो बेटा। इसमें नाभिकीय विखंडन के लिए आवश्यक है कि, नाभिकीय विखंडन के लिए आवश्यक है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ का द्रव्यमान, कि नाभिकीय तो रेडियोएक्टिव पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। और दूसरी आवश्यक शर्त है बेटा, विस्फोट के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन स्रोत, विस्फोट के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन स्रोत एवं विस्फोटक अवयव, विस्फोटक उपलब्ध होने चाहिए, विस्फोटक उपलब्ध होने चाहिए। जैसे जैसे TNT, जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटालोइन, TNT एक आवश्यक विस्फोटक है। आप TNT लिख दो, ट्राई नाइट्रोटालोइन एक आवश्यक विस्फोटक है। इसके आगे आप पॉइंट डालो बेटा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं के प्रकार। ये अभिक्रिया बेटा जी दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन के जो अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाएं। पहली कौन सी होती है? नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाएं। और दूसरी होती है अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो पहली अपन ले रहे हैं नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाएं। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया, इनमें लिखो बेटा नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया लिखो बेटा।
नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं। ऐसी श्रृंखला अभिक्रियाएं जिन्हें आवश्यकता के अनुसार चालू अथवा बंद किया जा सकता हो, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार चालू अथवा बंद किया जा सकता हो, उन्हें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं कहते हैं। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर, दोनों एक ही नाम है बेटा। परमाणु भट्टी भी लिख सकते हो और परमाणु रिएक्टर भी लिख सकते हो। आप देखो, ध्यान दो इसमें। ये परमाणु भट्टी में होता क्या है, इसमें मेनली 5 भाग है बेटा। एक होता है आवश्यक पदार्थ, इसमें ईंधन। दूसरा होता है इसमें आवश्यक पदार्थ बेटा, आप इसको ईंधन को विखंडनीय पदार्थ भी कह सकते हैं। विखंडनीय पदार्थ। दूसरा है मंदक। तीसरा है शीतलक। चौथा है नियंत्रक छड़ें। और पांचवा और अंतिम है बेटा परिरक्षक परत। ये है बेटा। इनकी स्ट्रक्चर अपन यदि बनाएं तो मान लो अपने पास ये है एक ऐसा भाग जिसमें आपने विखंडनीय पदार्थ को भरा है। इस विखंडनीय पदार्थ से आगे एक ग्रुप होता है जिसमें चारों तरफ तो ठंडा जल बहता रहता है। इसमें ठंडा जल भरते हैं बेटा, जो शीतलक का काम करता है। इसमें चारों तरफ हम लोग जो कैडमियम की छड़ों के रूप में काम में ली जाती हैं। ये नियंत्रक छड़े बेटे चारों तरफ इसमें। इसके अंदर हम भरते हैं किसको, उस विस्फोटक पदार्थ को या फिर उस रेडियम के पदार्थ को। जैसे पोलोनियम को भर दिया, जैसे यूरेनियम को भर दिया, या फिर किसी अन्य रेडियम के पदार्थ को भर दिया। जब हमें संयंत्र को शुरू करना हो उस समय नियंत्रक छड़ों को बाहर खींच लेते हैं और इसमें विस्फोट कर देते हैं। तो इसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपार ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण इस पाइप के फटने का डर रहता है। इसलिए यहां पे हम लोग शीतलक को यूज करते हैं। शीतलक। फिर इससे आगे इसका संबंध हम रखते हैं टरबाइन से। मान लो कि मैं एक छोटा सा एक टरबाइन सदृश संरचना बना रहा हूं। मान लो ये अपना टरबाइन है। इस टरबाइन में से आगे, या फिर टरबाइन वैसे नहीं वैसे बना लेते हैं, थोड़ा घुमावदार सा, ऐसा।
ऐसा एक टरबाइन है मान लो ये, ठीक है। इस टरबाइन में से सब टरबाइन को घुमा करके क्या उत्पन्न की जाती है बेटा? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। किसके रूप में? नाभिकीय ऊर्जा के रूप में। अब देखो इसमें 5 भाग हैं, लेकिन उनमें से मैंने आपको कितने भाग दिखाए हैं? ये तो हो गया रेडियो एक्टिव नाभिक या रेडियो एक्टिव पदार्थ। आपको बनाना नहीं है, केवल ध्यान देना है इस पर। ये होगी अपनी नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ें। ये हो गया अपना शीतलक। इसके अलावा यहां बीच में इसमें मंदक और होता है बेटा। यहां अपने एक मंदक बना देते हैं। मंदक के रूप में हम किसे काम में ले सकते हैं? यहां पे ग्रेफाइट की छड़ों को। यहां पे मंदक होता है। मंदक के रूप में किसको काम में ले सकते हैं? ग्रेफाइट की छड़ों को, या D2O को भी काम में लेते हैं मंदक के रूप में। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जो हाइड्रोजन का क्या है? एक समस्थानिक है। अब देखो बेटा, लिखिए। आपने क्या लिखा था पहले? डेफिनेशन लिखाई थी। लिखिए, नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय संयंत्र में मुख्य रूप से 5 भाग पाए जाते हैं। नाभिकीय संयंत्र में मुख्य रूप से 5 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1, ईंधन या विखंडनीय पदार्थ। ईंधन या विखंडनीय पदार्थ, इसके रूप में मुख्य रूप से, इसके रूप में मुख्यतया, इसके रूप में मुख्यतया प्राकृतिक यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम, यूरेनियम 238, प्राकृतिक यूरेनियम, यूरेनियम 238। अबे ओ चिल्ला मत, चुपचाप चला जाए ऐसे। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 238 या समृद्ध यूरेनियम यूरेनियम 235, समृद्ध यूरेनियम यूरेनियम 235 या पोलोनियम 239 या नेपच्यूनियम, या नेपच्यूनियम या अन्य कोई, या अन्य कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ उपयोग में लेते हैं, या अन्य कोई विखंडनीय पदार्थ उपयोग में लेते हैं। दूसरा लिखो मंदक। सेकंड पॉइंट डालो बेटा मंदक। इसके रूप में, इसके रूप में भारी जल, भारी जल बेटा D2O लिख लेना ब्रैकेट में। भारी जल ब्रैकेट में लिख लो D2O, या ग्रेफाइट, या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड, या बेरिलियम ऑक्साइड Be2O3 को प्रयोग में लाते हैं, को प्रयोग में लाते हैं। नीचे लिखो बेटा, इनके द्वारा, इनके द्वारा विखंडन से प्राप्त होने वाले
इनके द्वारा विखंडन से प्राप्त होने वाले न्यूट्रॉनों की गति को मंद किया जाता है। न्यूट्रॉनों की गति को मंद किया जाता है। नेक्स्ट बेटा, नियंत्रक छड़ें किसको काम में लेते हैं नियंत्रक छड़ों के रूप में? कैडमियम की छड़ों को ना, लिखो नियंत्रक छड़ों के रूप में। इनके रूप में कैडमियम की छड़ों को प्रयोग में लाया जाता है। इनके रूप में कैडमियम की छड़ों को प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉनों का सबसे अच्छा अवशोषक है। क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉनों का सबसे अच्छा अवशोषक है। नेक्स्ट नंबर 4 है ना बेटा, शीतलक। इसके रूप में तीव्रगामी ठंडे जल की धारा या तीव्रगामी ठंडी हवा को प्रयोग में लाते हैं। जो भट्टी के चारों तरफ निकलने वाली भट्टी के चारों तरफ निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो भट्टी के चारों तरफ निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है। लास्ट एंड फाइनल पार्ट, परिरक्षक परत। इसके रूप में भट्टी के चारों ओर कंक्रीट व बजरी से बनी हुई उचित मोटाई की दीवार बनाई जाती है। जो भट्टी में से निकलने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकने का कार्य करती है। बेटा कारण क्या है कि यदि वो हानिकारक विकिरण भट्टी के बाहर निकलेंगी ना, तो उनके चारों तरफ जो जनजीवन है ना, वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनमें से अल्फा, बीटा, गामा ये विकिरणें निकलती हैं। और गामा विकिरणें इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि 30 सेंटीमीटर मोटाई की लोहे की चादर को भी आराम से पार कर जाती है मस्त तरीके से, और जाकर के अपने टारगेट को फोड़ देती है। ये सबसे बड़ी समस्या है, इस वजह से परिरक्षक परत बनाई जाती है। अब देखो बेटा क्रियाविधि, वर्किंग मेथड। जब भट्टी को काम में लेना हो तो उस समय कैडमियम की छड़ों को, ये जो छड़ें आपके सामने नजर आ रही है, सब कुछ सारी की सारी छड़ों को बाहर खींच लेते हैं।
कैडमियम की छड़ों को भट्टी से बाहर खींच लिया जाता है, जिससे जिससे मंद गति के न्यूट्रॉन गतिशील हो जाते हैं, जिससे मंद गति के न्यूट्रॉन गतिशील हो जाते हैं। नीचे बेटा पैराग्राफ चेंज करके अगली लाइन में तीर का निशान लगा के लिखो। इनकी गति को बढ़ाने के लिए भट्टी के अंदर TNT ट्राई नाइट्रोटालोइन TNT या ट्राई नाइट्रोटालोइन का विस्फोट कर दिया जाता है, जिससे न्यूट्रॉन तीव्र गतिशील होकर रेडियोएक्टिव पदार्थों को तोड़ने का कार्य करने लगते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थों को तोड़ने का कार्य करने लगते हैं तथा अपार रेडियोएक्टिव ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर ली जाती है। बेटा उपयोग लिखो इसके आप। उपयोग, पहला उपयोग है नए रेडियोएक्टिव पदार्थ बनाने में। दूसरा है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। तीसरा है परमाणु बम के निर्माण में। चौथा है कृषि, चिकित्सा, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि में। तो ये बेटा इसके कुछ उपयोग भी हैं। ये क्या चक्कर हुआ बेटा?